मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, कोरोना वायरस मुसलसल फैलता जा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक भी होता जा रहा है। इसी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट की जानिब से होटल्स के हवाले से एक और फैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक होटल्स, कैफेज, रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सिर्फ ओपन एयर में खाना सर्व करने की इजाजत होगी और वो भी मुकम्मल एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए। टेबल्स और चेयर्स के दरमियान SOPs को मुताबिक फासला भी बरकरार रखा जाएगा और सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से बाकायदा इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अमवात की शरह में लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है और सबसे ज्यादा क्रिटिकल केसेस भी लाहौर में ही सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद शहरी मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अफरादी फासला भी नहीं कायम किया जा रहा, फंक्शंस भी हो रहे हैं, पार्टीज भी चल रही हैं और इसी तरह से दीगर तकरीबात भी लोग सजाते चले जा रहे हैं। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, ताज़ा तरीन मामूलात और इसके हवाले से, कोरोना के हवाले से मालूमात मजीद भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ शहर के मसाइल की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो पूरे शहर के हर इलाके में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल है, लेकिन चंद इलाकों का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। कौन कौन से इलाके इन इलाकों में शामिल है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। जगह जगह कूड़ा, गंदगी के ढेर, बागों का शहर कचरा कुंडी बन गया। अंदरून गलियां हों या बाजार या फिर बड़ी शाहराहें, कूड़े करकट के ढेर नजर आते हैं। रही सही कसर सड़कों के किनारे जमा मनो मिट्टी ने निकाल दी है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल को जाने वाली मरकजी सड़क मियां अस्पताल रोड पर कचरे के अंबार ने इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। मजार बीबी पाक दामन के कुर्बो जवार के इलाकों में सूरत हाल और भी बदतर है। इलाके में फैले ताफुन ने रिहायशियों के नाक में दम कर रखा है। मारूफ फूड स्ट्रीट ग्वाल मंडी के अतराफ की गलियां गंदगी से भरी पड़ी हैं। लेस्को की ट्रांसफार्मर वाली ट्रॉली कूड़ा दान बन चुकी है। दिनों और हफ्तों नहीं, कई इलाकों में सफाई अमले को कूड़ा उठाए 1 माह से जायद गुजर चुका है। इलाकों के मकीन कहते हैं कि न जाने कब इस अजियत से जान छूटेगी। उठाते नहीं है पूरा कूड़ा, थोड़ा बहुत उठाते हैं और चले जाते हैं, कोई उठाते नहीं है। और ये एक ट्राली लगी हुई है 4-5 साल से यही खड़ी है, पूरी सड़क ब्लॉक की हुई इसने। जी कूड़ा करकट सुबह आते हैं, जितना उठाते हैं तकरीबन आप ये देखें कि हफ्ते के अंदर इस रोड पे सिर्फ 2 से 3 दफा सफाई होती है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब समेत सफाई के निगरान इदारों के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए मुस्तकिल हल निकाला जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल अकील, असलान हैदर के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, हालात शहर के इलाकों के आपने देख लिए हैं। इसी पे हमने मजीद बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान मलिक, ये जो आपने हमें इलाके दिखाए हैं जिसमें सफाई की अबतर सूरत हाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलाके हैं। म्यू अस्पताल जहाँ पर मरीज जाते हैं, मजार बीबी पाक दामन का आपने इसमें जिक्र किया है, फिर फूड स्ट्रीट का जिक्र किया है, क्यों नहीं है इनकी सुनने वाला कोई? हाँ जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम इशू है इस वक्त, चूंकि दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म होने जा रहा है। अब मामला है जो कंपनियों की जो 2 कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी अदायगियों का। हाँ। और अदायगियां जो है वो कोई करोड़ों और अरबों रुपए में नहीं है, बल्कि ज्यादा पैसे बनते हैं। तकरीबन 3-3.5 अरब रुपया बनता है जो दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स को देना है LWMC की तरफ से। और इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि LWMC अपने काम तो बखूबी कर रही है, मगर बागों का शहर है, यहाँ पर बड़ा शहर है, मॉडल शहर है, और रोजाना जो है वो सड़कों पर, चौक चौराहों पर जो है वो कूड़े क्रिकेट के बड़े हुए जो है दान है वो नजर आ रहे होते हैं। क्योंकि जगह जगह जब कूड़ा नजर आता है तो मकीन भी परेशान हो जाते हैं कि क्या मामला हुआ है। क्योंकि मकीनों को, शहरियों को इस बात से क्या लेना देना कि किसी ने पैसे देने हैं या नहीं देने। उनको तो सफाई से मसला है कि सफाई क्यों नहीं होती। एक साल में 1 दफा नहीं, हर महीने में 2-2, 3-3 दफा हड़ताल होती है। और अभी आज की ही बात देखें कि आज जो है सुबह से जो है 400 गाड़ियों के ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है बंद रोड पे। और अब आज भी मामला वैसे ही होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता ये मामला तूल पकड़ता जाएगा, क्योंकि मामला है पैसों का। और इधर से अच्छा इमरान मलिक, हमें ये बताइए कि दिसंबर के महीने का आगाज हो गया है, क्रिसमस आने वाला है। हर साल हम देखते हैं, छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, क्रिसमस हो, ईस्टर हो, कोई भी त्यौहार हो, मामला यही रहते हैं।
अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है आप बता रहे हैं, तो कंपनी की जानिब से क्या किया जा रहा है? इतने सारे अफसरान को भी तब्दील किया है, उसके बाद भी अच्छी तब्दीली आती हुई शहरियों के लिए दिखाई नहीं दे रही। देखिए इसी तरह अफसरान तब्दील होने से कुछ नहीं होगा, काम करने से सब कुछ होगा। और मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये लास्ट मंथ है, ये इनका तोसीह शुदा कॉन्ट्रैक्ट है। 7 साल कॉन्ट्रैक्ट था जिसको 1 साल की तोसीह किया गया। अब तोसीह तो कर दिया गया, मगर उस तोसीह के बाद जो सफाई करवाई उसके पैसे कौन देगा? अब LWMC की तरफ से अगर एक लेटर लिखा गया दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स को कि जी अपनी मशीनरी व दीगर लात वो वापस कर दिया जाए, तो हमारे हैंड ओवर किया जाए। उन्होंने कहा कैसे हम हैंड ओवर कर सकते हैं जब तक आप हमें हमारे पैसे नहीं देंगे, और ये मशीनरी हमारी है, आलात हमारे हैं, हम किस तरह से दे दें आपको? अब इसी सिलसिले में उन्होंने भी 2-3 लेटर जो है वो लिख दिए हैं, और इस वाले से शुनीत ये भी आ रही है कि वो CM से भी मिलने वाले हैं। उनका ये कहना है कि जो जाहिर बात है सफाई जो करेगा, LWMC तो खुद भी कहता है कि हम मॉनिटर इदारा है, तो जो सफाई कर रहा है अगर आप उनको इस तरह से करेंगे तो वो तो आज ही सफाई छोड़ देंगे, जब बजाय इसके कि वो 31 दिसंबर को छोड़े। इमरान मलिक, इंतजामिया क्या बता रही है LWMC की, के होने क्या चाह रहा है? नए कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे? कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो शहर की सफाई कौन करेगा? जी वो कह रहे हैं कि जी हमारा प्लान तैयार है। चेयरमैन LWMC मलिक अमजद अली नून से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमने तैयारी कर ली हुई है, और इस वाले से जो आपको बहुत शुक्रिया इमरान मलिक, आप हमारे साथ मौजूद रहे। डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। LWMC हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है जी तैयारी कर ली गई है। अब तैयारी क्या की गई है, आने वाला वक्त सब कुछ खोलकर सामने रख दे। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक किस्सा आपके साथ शेयर करते हैं, और ये भी आपको बताएंगे कि वो कहाँ पर पेश आया है। वेल मछली के एक मुजस्मे के दुम ने ट्रेन को बड़े हादसे से बचा लिया है। डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जी। यूरोपीय मुल्क नेदरलैंड में वेल के मुजस्मे में तेज रफ्तार मेट्रो ट्रेन को पानी में गिरने से बचा लिया है। यूरोपीय मुल्क नेदरलैंड के शहर में तेज रफ्तार मेट्रो ट्रेन ने स्टॉप पर रुकने की बजाय तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए पुल के नीचे पानी में गिरने वाली थी कि ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए वहां नस्ब वेल के मुजस्मे के दुम पर ट्रेन चढ़ा दी। मेट्रो ट्रेन के आखिरी स्टॉप पर पेश आने वाले हादसे के वक्त ट्रेन में खुशकिस्मती से कोई मुसाफिर भी मौजूद नहीं था। ताहम ड्राइवर को मामूली सी चोटें आई हैं, जिसकी तबीयत अब बेहतर बताई जा रही है। उन्हें करीबी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया था। और समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोस में देखा जा सकता है कि बुलंद कामत वेल के मुजस्मे के दुम पर एक ट्रेन जाकर ठहरी है, और अगर 1 इंच और मजीद आगे बढ़ जाती ये ट्रेन तो यकीनी तौर पर कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता था। नाज़रीन, वेल के मुजस्मे ने किस तरह से एक बड़े हादसे को कंट्रोल कर लिया, रोक लिया है, वो हमने आपको बता दिया है। अब दूसरी जानिब आ जाते हैं ना हम अपने वापस लाहौर शहर में, जहाँ के चिड़ियाघर की अगर बात करते हैं तो उसको भी खूबसूरत बनाने के लिए, उसको भी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का एक मंसूबा था जो अभी तक अधूरा है, अभी तक लटका पड़ा है। 2.5 साल गुजर चुके हैं, चिड़ियाघर की ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल अभी तक नहीं हो सकी, और चिड़ियाघर के सांप घर और पार्किंग को भी ठेके पर देने का फैसला कर लिया गया है। मजीद आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों के बारे में मुकम्मल जानकारी के लिए PITB और लाहौर चिड़ियाघर के इश्तराक से बनने वाली वेबसाइट लॉन्च न हो सकी। पहली डेडलाइन मार्च 2020 और फिर अक्टूबर को दी गई, मगर वेबसाइट को अभी तक ऑफिशियल नहीं किया जा सका। 2018 में पुरवकार तकरीब के बाद लाहौर चिड़ियाघर की ऑफिशियल वेबसाइट बनाने का अज़्म किया गया था। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर का कहना था कि बहुत जल्द वेबसाइट को ऑफिशियल कर दिया जाएगा। लोग घर बैठे चिड़ियाघर की जानवरों के हवाले से आगाही ले सकेंगे। दूसरी जानिब लाहौर चिड़ियाघर के सांप घर को ठेके पर देने का फैसला किया गया है। चिड़ियाघर पार्किंग को भी 3 साल बाद ठेके पर दिया जाएगा। दोनों के टेंडर्स जुमेरात 3 दिसंबर को होंगे। 11 साल बाद किडी राइड को बच्चों के लिए दोबारा से खोला जाएगा। किडी राइड्स को 2009 में बंद कर दिया गया था। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी है, जब इस तरह के मामलात होंगे कि वेबसाइट्स बना तो दी जाती हैं, इफ्तिताह किए जाते हैं, फीते काटे जाते हैं, बड़े बड़े मेहमानों को, वुज़रा को बुलाया जाता है, लेकिन उसके बाद जब फाल नहीं होती तो फिर कैसे डिजिटल पाकिस्तान बनेगा, कैसे डिजिटलाइजेशन होगी, कैसे हम IT की दुनिया में आगे जाएंगे। खैर, वापस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के आसार रूनुमा हो रहे हैं और दरख्तों और जंगलात की कटाई और नए जंगलात
ना लगाए जाने के बाद ग्लोबल वार्मिंग में बहुत तेजी से इजाफा होता जा रहा है। हर गुजरते साल के साथ गर्मी का दौरानिया बढ़ता जा रहा है, जबकि सर्दी का दौरानिया कम होता जा रहा है। पाकिस्तान भी दुनिया के उन मुमालिक में शुमार किया जाता है जहां पर माहौलियाती तब्दीलियों के असरात सबसे ज्यादा रुनुमा होते हैं। ऐसी सूरत हाल का तदारुक करते हुए इमरान खान साहब जब उनकी गवर्नमेंट आई, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनी उनकी, तो उन्होंने KPK में हंगामी बुनियादों पर 1 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा लाए, ऐलान किया, जिसके बारे में दावा किया जाता था कि वो कामयाब रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब मरकज में हुकूमत बनती है, उसके बाद माहौलियाती तब्दीलियों और स्मोक के खतरे के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे का ऐलान किया था, लेकिन बदकिस्मती से ये मंसूबा भी बेज़ाब्तगियों और करप्शन से पाक नहीं रह सका और इस मंसूबे पर भी नाकदीन सवालात उठा रहे हैं। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे का नोटिस लेते हुए बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट का तमाम रिकॉर्ड मांग लिया है। अदालत ने हिदायत की है कि आगाह किया जाए मंसूबे पर अब तक कितने फंड्स खर्च हुए हैं, कितने दरख्त लगे हैं, कहां लगे हैं। अदालत ने फंड्स खर्च होने का जवाज बिमा रिकॉर्ड पेश करने और लगाए गए दरख्तों की तफसीलात तस्वीर समेत फराहम करने का हुक्म दिया है, जबकि वजारत मौसमियाती तब्दीली से सैटेलाइट तस्वीर भी मंगवा ली गई हैं। इस मंसूबे के तहत लाहौर समेत पंजाब भर में भी दरख्त लगाए जाने थे। पंजाब के सेक्रेटरी जंगलात के मुताबिक पंजाब में 4 बरसों में 46 करोड़ दरख्त लगाएंगे, जबकि अब तक 9 करोड़ दरख्त लगाए जा चुके हैं। इस मंसूबे के तहत लाहौर में कितने दरख्त लगाए जाने थे, कितने लगाए जा चुके हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है। इसमें PHA भी आता है, उसने अपनी जिम्मेदारी निभानी है। महकमा माहौलियात की जिम्मेदारी है कि उन्होंने माहौल को साफ करने के लिए काम करना है। महकमा जंगलात की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने हिस्से का काम करना है। कौन कौन से इदारे कितने काम कर रहे हैं, और ये हमारा लाहौर शहर का जो ट्री कवर बहुत तेजी से सिमटता जा रहा है तरक्याती कामों की वजह से, इसकी वजह से माहौल बहुत बदलता जा रहा है। बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद हैं यासिर गिलानी साहब है, चेयरमैन है आप पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गिलानी साहब, मामला तो मुख्तलिफ इदारों का है, लेकिन मैं स्पेशली PHA की बात करूंगी क्योंकि पार्क्स की जिम्मेदारी आपकी है, शहर को ज़्यादातर ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी आपके पास क्या टारगेट था? बहुत शुक्रिया आपका जी। जिस तरह आपने बताया कि जब इमरान खान साहब आए और हमारा पूरे का पूरा फोकस ये था, तो मैं समझता हूँ कि ये पहली दफ़ा एक ऐसी गवर्नमेंट आई जिसने इसके ऊपर इतने बड़े पैमाने पे काम शुरू कर दिया। हमारे पास जो शुरू में टेंटेटिव टारगेट था वो ये था कि हम 2 लाख दरख्त 1 साल के जो है वो टेंटेटिव जो हमारे पास PHA के पास आया। ज़ाहिर है लाहौर का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो कि PHA से बाहर भी या दूसरे इदारे भी काम कर रहे होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं, तो PHA का था। मैं आपको बताता चलूँ कि माजी के 5 सालों में मुजरमाना गफलत रही 1,26,000 दरख्त लगे जो हमारे रिकॉर्ड में है। हमने क्या किया, हमने आते ही तकरीबन जब 2 साल हमारे मुकम्मल हो गए हैं, सीज़न अभी नया सीज़न शुरू होगा हमारा बहार का जो आने वाला है अभी, हमने इन 2 सालों में 10,68,000 दरख्त लगाए। रिकॉर्ड 20 गुना ज्यादा हमने दरख्त लगाए। तो आपने दिए अपने भी टारगेट से, अपने भी टारगेट से ज्यादा, मैं आपको वो बताना, अपने टारगेट से भी ज्यादा, और वैसे भी शहर के लिए जो है हमने मैक्सिमम दरख्त लगाए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसपे हम समझते हैं कि प्राउडली जिसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा काम किया वो ये है। अच्छा, जो दरख्त बचने की बात है वो ये है कि शहर के अंदर बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, जाहिर है वहाँ पर ट्रैफिक है, रश है, रोड्स हैं, बाकी चीजें। हमने जितने भी दरख्त लगाए हैं ये किसी रोड चलते हुए रास्ते में नहीं, जहाँ खुली जगह मिली वहाँ नहीं लगाए, कंट्रोल्ड एरियाज में लगाए, अपने पार्कों के अंदर लगाए, अपनी ग्रीन बेल्ट्स में लगाए। यानी 3 चीज़ों का ख्याल रखा कि वहाँ पानी का इंतजाम है किसी ना किसी तरीके से, हमारा वहाँ पे जो गार्ड है या हमारा माली वहाँ पे मौजूद है, देखभाल करता है, और तीसरा सम हाउ फेंस जंगला, ये 3 चीजें। मुझे सर ये बताइए, तो 90% प्लस हमारी जो है सर्वाइवेबिलिटी है। मुझे ये बताइए कि PHA के भी कुछ लाडले पार्क हैं कि वहाँ पर ज्यादा दरख्त लगते हैं, कुछ जो है वो सतेला बच्चा है जहाँ पे नहीं लगते। अब आप मेरी बात समझ गए, जी मैं आपको बताता हूँ। एक तो हमने ये अभी शुरू किया है मियावाकी जंगल का, 51 जंगल है और क्रॉस द सिटी हम लगा रहे हैं। मियावाकी पे भी आते हैं, पहले जो पहली बार मैं वही बताने लगा, पार्क की बताएं सर। लोग वहाँ पे जाते हैं, तरस जाते हैं दरख्त की छांव। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि ग्रेटर इकबाल पार्क का जो एक्चुअल डिजाइन हुआ, जो माजी में डिजाइन आया था, उसमें जितने दरख्त थे वो पहले लगे हुए थे लेकिन वो बहुत कम थे। हमने उसके बाद कम से कम 8-10 हज़ार ट्रीज का वहाँ पे इजाफा किया है उसकी पेरिफेरी के ऊपर। कुछ पार्क्स आपके ऐसे होते हैं जिसे एस्थेटिकली डिजाइन किया जाता है। अब आपके पास प्ले एरिया है, लैंड है, ओपन प्लॉट्स हैं, अब ओपन प्लॉट्स के ऊपर आप सारे जंगल नहीं लगा सकते हैं, सो आपने ये देखना होता है। लेकिन इवन देन हमने 8 से 10 हज़ार दरख्त लगाए हैं। जो
छोटे छोटे पार्क्स बने हैं, उनके सराउंडिंग्स पे, उनकी मैं बाउंड्रीज वो पे बता रहा हूँ, तो आप दरख्त जाके लगाए चेक जा कीजिए, सकते आप जाके हैं। चेक कीजिए, आपको रिकॉर्ड दिखाएंगे कि जहाँ पे इसकी पेरिफेरीज है, जहाँ पे इसका जंगल है, काफी बड़ा पार्क है, हमने 8 से 10 हजार बड़े दरख्त वहां पे लगाए हैं। और यानी सबसे ज्यादा हमने तो जो उसका एक्चुअल डिजाइन था, जो हमें डिजाइन मिला या जो डिजाइन माजी में बना कि ये डिजाइन होना चाहिए, हमने उससे एक्सटेंड की है, उसे बहुत ऊपर जाके लगाए हैं। पार्क के अंदर लग सकते हैं, जंगल जी के पार्कों साथ के साथ जी आउटर लगाए तरफ। काफी हद तक मैंने बताया ना कि 8 से 10 हजार ट्रीज हमने वहां पे लगाए हैं। और अब हम ये कर रहे हैं कि ये सारे के सारे जो ट्रीज हैं हमारे जितने भी पार्क्स हैं, जहां जहां हमें स्पेस अवेलेबल है वहां पे लगा रहे हैं। बल्कि हमें अभी बहार के बाद जब हम जाएंगे तो शायद हमारे कंट्रोल्ड एरियाज के ऊपर हम अपना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, वहां पे चले जाएंगे, फिर हमें और जगह देखनी पड़ेगी जहां हमने दरख्त लगाने हैं। तो गिलान साहब, कितना इस पे बजट आपको मिला, कितना खर्चा आया, या फिर अभी भी आप दूसरों के सर पे ही चल रहे हैं जैसे हमेशा आप बता रहे होते जी हैं? देखें, दो चीजें हैं इसमें। जो बराह रास्त है, ये वाला फंड है, ये महकमा जंगलात के पास है, जो प्राइम मिनिस्टर की जो कैंपेन है उसके पास है। पीएचए शहर के अंदर अपने तौर पे ज़ाहिर है गवर्नमेंट इसको कोई सैलरीज की मद में या बाकी चीज़ों में इसको फंड करती है, का तो काम ही है, वो हम करते हैं। लेकिन हमने जो ये कह लें कि बिलियन ट्री सुनामी से बराह रास्त हमने फंड नहीं लिया है, ये हमने अपने ऑन सोर्स से किया है। और एक बड़ी चीज़ होती है जिसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि क्योंकि शहर में बहुत सारे लोग हैं, आप हैं, कोई और दीगर लोग हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, वो इसमें चाह रहे थे कि हम दरख्त लगाएं। हमने उनको ऑन बोर्ड किया। लाहौर चैम्बर का मैं खास तौर पे नाम लिया करता हूँ, कारोबारी इदारे हैं। एक तो ये कि ऑनरशिप हो गई, वो लोग चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना शऊर उजागर कर दिया कि ये हमारा शहर है, दरख्त बहुत ज़रूरी है, तो लोग चाह रहे थे लेकिन उनके पास जगह नहीं थी, प्लेटफॉर्म नहीं था। हमने उन्हें प्लेटफॉर्म दिया और मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर उनके कॉपरेशन से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हमने डेवलप की और वो ऑन किया। उन्होंने ज़ाती तौर पर समझा कि ये हमारा शहर है, हमने वो पौधे लगाए। मुझे भी समझाने के लिए बताइएगा और हमारे देखने वालों को भी कि ये वज़ीर आज़म साहब का जो एक विजन था वो था जी 10 अरब दरख्त पूरे पाकिस्तान के लिए। इसमें हमारा लाहौर का कितना हिस्सा बनता है? आपने कहा कि वो महकमा जंगलात के पास उसके फंड्स हैं। महकमा जंगलात ने आपको बुलाया क्योंकि पीएचए तो एक बड़ा नॉन बॉडी है, इस हवाले से आपके हिस्से में कितने आने थे, आपके हिस्से में कितने आए? डिवीजन होनी थी ना। मैंने आपको बताया जब हमारी स्टार्ट में मीटिंग हुई तो उसमें हमें जो कन्वे किया गया कि आपने 2 लाख दरख्त पर ईयर लगाने, तो ये 10 लाख दरख्त हमारे बनते हैं 5 सालों में। हमने अपने 2 सालों में 10,68,000 लगा ली। हम इसको क्रॉस करके हुए हैं। जो लिमिट या टारगेट हमें वहां से दिया गया था बिलियन ट्री सुनामी पे। देखिए हुआ क्या है, लाहौर शहर के अंदर 3 गुना आबादी फैली है पिछले 25-30 सालों में और वो ग्रीन एरिया कम हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पे रोड्स बन गई हैं, घर बन गए हैं, जगह कम है। सो यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है हम नई टेक्नोलॉजीज़ लेके, हमने अब नई टेक्नोलॉजीज़ भी लगाई हैं। और बाकी जो एरियाज़ हैं, जो खुले एरियाज़ हैं, लाहौर का भी बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड पड़ी हुई है, बाकी जगह हैं, वहाँ पे ये फिर ज़्यादा से ज़्यादा जंगल और बाकी चीज़ें लगाने का काम हो रहा है। कितने लग गए, कितने बाकी? अच्छा, अब ये भी बताऊँ, उसमें एक थोड़ी सी मिथ ये चल रही थी कि शायद हम डिले हैं। हमारा जो इनिशियल टारगेट था वो 51 जंगल का था और वही है। टाइम इसके ऊपर था कि हमने 1 साल में लगाने हैं और 1 साल में हमारे पास 2 सीजन होते हैं। एक हमारे पास स्प्रिंग होता है, एक मानसून होता है। एक गुजर चुका, एक मानसून होता है हमारा और एक स्प्रिंग होता है। अगर हम उसका डेट देखें तो हम पिछले अगला जो मानसून है वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इसी स्प्रिंग के अंदर, इसी बहार के अंदर लगाएं। 4 का हम प्रॉपर लगा चुके हैं, 2 हमारे अभी तैयार हैं। इस संडे को हम शादरा में इसका एक इफ्तिताह कर रहे हैं, फिर एक वहाँ इकबाल टाउन में कर रहे हैं। 6 जंगल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। 4 का जिसका इनॉग्रेशन हो गया, 2 की भी 2-4 रोज में हो जाएगा और बाकी भी सारे प्रोसेस में है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम ये भी वक्त से पहले लगाएं। कम है, मुकाबला सख्त है, फिर हम ही आपको बुलाएंगे और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ आपको कि हम आपको, जैसे मैंने बताया कि बिलियन ट्री सुनामी में 5 साल का टारगेट हमने 2 साल में मुकम्मल किया है। ये वाला 51 जंगल वाला भी इंशाल्लाह हम इसी बहार के अंदर मुकम्मल करेंगे। अच्छा गिलान साहब, अब आपने तो लगा दिए, आपने बताया कि लाखों दरख्त आपने तो लगा दिए। अब मामला ये आता है कि जब उनकी प्रॉपर केयर नहीं होती ना, तो वो ज़्यादातर तो बेचारे बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि एक पौधे को कोई भी दरख्त आप लगा रहे हो, वो नहीं बड़े होंगे तो उनका तो फिर कोई फायदा नहीं, उन्हें तो कागजात से निकाल देना। देखिए 2 चीजें जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें दूसरा आपका भी एक बड़ा अहम रोल है टीवी के जरिए जो लोगों को शऊर देना है, कि लोगों के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, ये हमारी ज़िंदगी का ज़ामन है, हमने इसकी केयर करनी है। ज़ाहिर इससे अगर लग जाता है तो डैमेज कौन करता है? ये ह्यूमन केयर जो है नहीं होती है, उसी वजह से डैमेज होता है ना। कोई हम जानवर खुले छोड़ देते हैं या कोई और ऐसा मामला होता है, मोटरसाइकिलें फुटपाथ पे दौड़ा देते हैं, ये इस तरह का सिनेरियो है। लेकिन हमारी कोशिश क्या हो सकती है, आप अगर एज एडमिनिस्ट्रेटर आपने क्या देखना होता है कि आप ऐसा एरिया देखें जहाँ पे आपकी बाढ़ है, जंगला है, कर्ब स्टोन है, तो हम ये सारे के सारे पौधे इन 3 चीज़ों के अंदर लगा रहे हैं जहाँ सम हो हमारी फेंस है। फिर आपके पौधे को क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। हम सारे के सारे पौधे वहाँ पे लगा रहे हैं जहाँ हमारी वाटरिंग अरेंजमेंट सम हो है 90% से ज़्यादा।
وہ ہم کرتے ہیں, چاہے واٹر بوزر سے کریں, چاہے اسپرنکلنگ سسٹم ہے, جو بھی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کو اس کے ویڈز ہوتی ہیں, جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن کو خراب کرتی ہیں, آپ کا نگہبان کرنے والا مالی وہاں پہ موجود ہو. ہم تو اپنے سارے پودے ابھی تک لگائے اپنے ایڈمنسٹریٹو ایریاز میں لگائے. اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ سکولز میں یا گورنمنٹ اداروں میں لگایا, سرکاری اداروں میں, لیکن وہاں جہاں بھی لگائے ہیں ہم ان کو کہہ کے آئے ہیں کہ اس کی رسپانسبلٹی آپ کا مالی, آپ کا پی این, اس کے ذمہ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو ہم سرکاری پلیسز پہ اور کنٹرولڈ ایریاز میں لگا رہے ہیں. تو میں آپ کو بڑی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% پلس ہماری سروائیویبلٹی ہے. اچھا, ہمیں گیلان صاحب یہ بتائیے کہ کوئی پچھلے دنوں خبر آ رہی تھی کہ گل داؤدی کی نمائش لگنے والی ہے, ہر سال ہی شہری انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اس سال بھی آپ نے خبر تو دی ہے, کب تک افتتاح ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, گل داؤدی ایک ایسا پھول ہے جس کی تیاری میں 13 ماہ لگتے ہیں. ہاں, 13 مہینوں کی تیاری کے بعد اس کا میکسیمم 3 ہفتے کا بلاسم ٹائم ہے. تو وہ ہمارا ایک ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے. اور شہر کے اندر ماضی میں بھی ایسا بہار, جو پچھلا بہار گزرا, آپ نے دیکھا کہ سڑکیں سنسان تھیں لیکن پھول وہاں پہ موجود تھے, نیچر موجود تھی. تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ابھی ہم نے یہ لگائیں گے, لیکن اس کے جو کرونا ایس او پیز ہیں اس کو اسٹرکٹلی مانیٹر کرنا ہے. آج بھی ہماری اس پہ میٹنگ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ شہری کم سے کم اس میں آئیں, یا اگر آئیں تو انٹرول سے آئیں تاکہ وہاں پہ رش نہ ہو. کرونا ایس او پیز کو ہم فالو کریں. اور میں آپ کے چینل سے, آپ نے ہمیشہ سے بڑی کوریج دی ہے, کم از کم آپ اپنی اسکرین پہ لوگوں کو دکھا سکیں, گھر بیٹھے کم از کم لوگ اس کو دیکھیں. اچھا, ہمیں تھوڑا ڈیٹ کا بھی تو آئیڈیا دینا کہ یہ کب غالباً تک آغاز ہونے میرا والا ہے؟ ابھی میں نے بتایا نا کہ آج ہماری میٹنگ ہے. ہماری کوشش ہے کہ چیف منسٹر پنجاب اس کو انوگریٹ کریں, تو شاید 6 تاریخ ہے, لیکن ابھی فائنل ہوگا سی ایم آفس سے, اس کے بعد ہم بتائیں گے. کتنے دن لگ جائیں گے؟ 3-4 دن ہے ابھی تو, صرف 3-4 دن میں افتتاح ہونے جا رہا ہے. اچھا, ہمیں اس سے یہ بتائیے کہ نمائش تو آپ لگانے چاہ رہے ہیں, بتا دیا آپ نے 3-4 دن ہے, لیکن اس کو پلان کیسے کیا جائے گا؟ کیونکہ پہلے پی ایچ اے کے پاس ایک پارک ہوتا تھا, بڑا خوبصورتی سے اسے سجایا جاتا تھا, میں خود کور کرتی رہی ہوں, میں اس کی یعنی شاہد ہوں. لیکن ابھی کرونا سیزن ہے, ایک دم سے لوگ آئیں گے, آپ کیسے لوگوں کو روکیں گے؟ کیا ایریا بڑھایا جائے گا یا پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں, 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ ہمارا یہ سب سے بڑا پریمیئر پارک ہیڈ کوارٹر ہے. اس کے اندر گیٹڈ پارک ہے, پراپر گیٹس ہیں, پراپر سیکورٹی ہے. ہم اس کی ان اینڈ آؤٹ مینج کر سکتے ہیں, ٹائمنگ مینج کر سکتے ہیں, کتنے لوگوں نے آنا ہے وہ مینج کر سکتے ہیں. تو یہ ہم ٹائم ٹو ٹائم میڈیا کے ذریعے باقی جگہوں سے لوگوں شہریوں کو بھی بتاتے رہیں گے کہ آپ نے کس ٹائم پہ آنا ہے, کس ٹائم پہ نہیں آنا. انٹرولز بنائیں گے اس کے, اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے لیے انٹری ہوگی یا کچھ ٹائم درمیان میں روک دیا جائے گا تاکہ لوگ وہ دیکھ کے چلے جائیں, پھر دوبارہ انٹری ہوگی. اور ہمارے گیٹڈ پارکس کی وجہ سے ہم اس کو مانیٹر کریں گے کنٹینیوسلی. ایس او پیز کے بغیر, ہم جو ماسک کے بغیر ہم لوگوں کو نہیں آنے دیں گے. سینیٹائزر کو یوٹیلائز کروائیں گے, تاکہ اصل چیز یہ بھی ہے کہ جو پینوڈامی آ رہا ہے, جو کرونا ہے, اس کو بھی ہم نے چیلنج ہے. تو یہ ہم ڈے ٹو ڈے بیسس پہ, ڈیلی اور اورلی بیسس پہ بلکہ ہم اسے مانیٹر کریں گے, اور ہمارا گیٹڈ پارک ہے, ہم اس کو کنٹرول کریں گے. کتنے دن کے لیے نمائش لگنے جا رہی ہے؟ یوزلی یہ ہوتی ہے 6 سے 7 دن کے لیے ہوتی ہے, اور اسے ہمیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 1 آدھ دن پہلے کرنا پڑتی ہے یا بڑھانا پڑتی ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں تو کئی دفعہ لوگ اس کو ٹچ بہت زیادہ کرتے ہیں, ٹچ کرتے ہیں, تو اس کی جب حالت وہ زیادہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے, پھر 1 آدھ دن پہلے کر لیتے ہیں. لیکن سم ٹائمز لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی ہے, پھر ہمیں اسے ایکسٹینڈ بھی کر دیتے ہیں کچھ ایریاز کو. لیکن ابھی اس دفعہ ایکسٹینڈ والی بات تو شاید نہ ہو, لیکن یہ میں نے پھر بتایا کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا ان کے پھولوں کی سچویشن کے اوپر اور کس طرح سے لوگوں کے رویوں کے اوپر. اچھا گیلان صاحب, ایک یہ بھی بتائیے کہ اس میں کمپٹیشنز ہوتے ہیں, پلان سارا وہی چلتا ہے؟ جی وہی پلان ہے, جی وہی پلان. کمپٹیشنز بھی ہوں گے؟ کمپٹیشنز ہوں گے, مختلف کالجز ہیں وہ آ کے حصہ لیتے ہیں, کیونکہ سب نے تیاری کی ہوئی ہے. جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ لوگ آتے ہیں وہ بھی, اور سالوں سال سے آ رہے ہیں, انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے. وہ ہم کمپٹیشن اور وہ ساری چیزیں اسی طریقے سے رکھیں گے, لیکن صرف یہ ہوگا کہ انٹرنس وہاں پہ کنٹرول ہوگی. ٹھیک ہے. ایس او پیز پر کتنی سختی سے عمل کروایا جائے گا؟ آپ کی ٹیمز ہوں گی, کوئی شہریوں کو جرمانہ ہوگا, یا پھر صرف ویسے ہی بتایا جائے گا کہ بھائی رحم کریں, ہم پہ بھی, خود پہ بھی ماسک پہن لیں؟ دیکھیے یہ بہت ضروری چیز ہے, اور اس میں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی شہری آئیں, بلکہ ابھی ہم نے کیا ہوا ہے کہ جو شہری پارک میں انٹر ہیں اگر ہوتے ہیں تو وہ ماسک کے ساتھ ہی انٹر ہوتے ہیں, ویسے نہیں ہے. اس دوران ہم زیادہ سیکورٹی اپنی بڑھا دیں گے, چیک اینڈ بیلنس زیادہ کر دیں گے, اور شہریوں سے بار بار اپیل کریں گے کہ اگر وہ آئیں تو کرونا ایس او پیز کو دیکھتے ہوئے آئیں, اور اس پہ ڈیپینڈ کرے گا اس کی تعداد کے اوپر. پھر ہم لوگوں کو گاہے بگاہے ہمارا پی آر او جو ہیں وہ بتاتے رہیں گے کہ کس دن پہ ہم زیادہ آئیں, کس دن پر ریکویسٹ کریں گے کہ اب نہ آئیں, رش زیادہ ہے, وہ ہم کنٹرول کر لیں گے. اگر کسی ہمیں بلاک بھی کرنا پڑا کسی دن تو پھر ہم بلاک کر دیں گے. گیلان صاحب تیار رہیں سر, چھٹیاں ہیں اسکولز میں, رش بہت آنے والا ہے, کیونکہ پورے پنجاب سے کیا پورے پاکستان سے لوگوں نے لاہور شہر کا رخ کر لیا ہے, خالہ کے گھر, نانی کے گھر, دادی کے گھر, شادیوں پر.
छुट्टियां हो गई ना बच्चों को, तो मस्ती का टाइम मिल गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कौमें निकलती हैं जिम्मेदाराना रवैयों से आगे बढ़ती हैं। जब हम सारे के सारे लोग जिम्मेदारी लेंगे, गैर जिम्मेदारी का बात नहीं है, लेकिन हमने इस दौरान जो पेंडेमिक आया किसी हद तक हमने जिम्मेदारी का मुजाहरा भी किया है। तो जहाँ पे गैर जिम्मेदाराना एक अंसर हमारे पास है, लेकिन दोनों चीज़ें हैं। जब आप उसका लॉज को इन्फोर्स अच्छी तरीके से करेंगे, पाबंदियों को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, तो फिर चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। मैंने आपको बताया प्रीमियर पार्क है, वेल कंट्रोल्ड है, सिक्योरिटी हम बढ़ा देंगे अपनी, और उसे प्रॉपरली मॉनिटर करते हुए कंट्रोल करेंगे। खाने पीने के स्टॉल्स लगेंगे? नहीं, इसमें खाने पीने के स्टॉल नहीं लगेंगे, ये सबसे अच्छा हो जाएगा, फिर थोड़ा लोग कंट्रोल हो जाएंगे। अच्छा गुलाम साहब, अब दिसंबर आखिरी महीना है 2020 का, जनवरी आने वाला है, अगला साल शुरू होने वाला है। अगले साल की क्या प्लानिंग है, स्पेशली पीएचए की, दरख्तों के हवाले से, जंगलात के हवाले से? हमारे कोशिश ये होगी कि हम नए इनिशिएटिव्स जो शहरियों को दे सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसे हाल ही में हमने साइकिलिंग का करवाया बागे जनाब में। मैंने उस वक्त भी आपसे शिकवा किया था, मैं फिर कर देती हूँ कि लड़कियों के लिए वो बिल्कुल सहूलत नहीं, बिल्कुल है, बड़ा कंट्रोल्ड एरिया, और बहुत सारे लोग आते हैं संडेज को स्पेशली आते हैं। ना कि वो कोई लड़की रोड पे साइकिल चला के पार्क तक पहुंच सकती है। सर कुछ साइकिलें भी वहाँ पर रख दें, कम से कम लड़कियों कुछ साइकिलें हमने कुछ साइकिलें रखी भी हैं, कुछ साइकिलें रखी हुई हैं, हमने कुछ साइकिलें रखी भी हुई हैं। लेकिन जिन लोगों को शौक है, जो आते हैं, वो बहुत सारी बड़ी हद तक, खास तौर पे बागे जनाब में संडे को आते हैं। फिर मेरा विजिट होने वाला है, आप आए बिल्कुल। अच्छा, हमने क्या किया, हमने साइकिलिंग ट्रैक्स दिए, फिर हमने उसके बाद बागे जनाब का गाइडेड टूर दिया, पेजेस अनरेड। वहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिक चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले से सामने लोगों को नज़र नहीं आई। जब वो गाइडेड टूर है उसमें लोगों को बताया जाता है। फिर एक बर्ड्स एवरी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, मैं बल्कि आपसे कहूँगा कि वो भी विजिट करनी चाहिए, जो हिल टॉप के ऊपर है। वहाँ पे हमने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड में आप वहाँ पे बैठे हैं, आपका एक छोटा सा कोक स्टूडियो की तर्ज पे, या वो एक बड़ा अच्छा हमने बनाया, वाईफाई अवेलेबल है, एक बड़ा ज़बरदस्त सेरेनिक इन्वायरमेंट वहाँ पे दिया हुआ है, वो हमने किया है। अभी रिसेंटली हमने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमारे शहर के बिल बोर्ड्स हैं, जो लिविंग हमारे लेजेंड्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो बिल बोर्ड उनके ऊपर हमने 16 जगह के ऊपर लगाई, सेल्फी पॉइंट बनाया। हाँ। इस तरह की और बहुत सारी ऐसी चीजें। थैंक यू सो मच सर, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। दरख्त लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं, पार्क्स को खूबसूरत बनाया जा रहा है, और ये हमारे माहौल के लिए जरूरी है, मेरे आपके लिए जरूरी है। लेकिन एक मैं शिकवा जरूर आपसे करूंगी कि बच्चे जब आप पार्क में लेके जाते हैं, बच्चे पौधों को नोचते हैं, फूल तोड़ते हैं, कोशिश करते हैं, पेरेंट्स हंसरे होते हैं, हालांकि उस फूल तोड़ने का कोई फायदा नहीं होता, बच्चा मसलता है, फेंक देता है। खुदारा उनको मना कीजिए, वो जितने पौधों पे फूल अच्छे लगते हैं, वो मसले नीचे जमीन पे पड़े अच्छे नहीं लगते। वापिस आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे दुनिया की अजीम हस्ती के बारे में। माँ दुनिया में वो वाहिद हस्ती है जिसके कदमों तले खुदा ने जन्नत रखी है। माँ अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक बहुत ही कीमती तोहफा है, एक अजीम नेमत है हमारे लिए, जिसके बगैर ज़िंदगी का मेरा ख्याल है कि वजूद ही मुमकिन नहीं है, जिसके बगैर ज़िंदगी का कोई नेमुल बदल ही नहीं है। नाज़रीन, माँ अपना वजूद काट कर, अपने हिस्से की खुशियाँ छोड़कर, अपनी औलाद की छोटी छोटी ख्वाहिशों और बड़े बड़े इरादों में उनकी मददगार साबित होती है। और जब इस तरह के मामलात होते हैं, माँ की अज़मत का सवाल उठता है, माँ की अज़मत की बात होती है, तो उससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब इंसान से मोहब्बत का दावा करता है तो उसके लिए मोहब्बत की मिसाल माँ को बनाता है और कहता है कि मैं इंसान के साथ 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, यानी बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। हमारे मज़हब इस्लाम में औलाद की पूरी ज़िंदगी माँ के तकद्दुस, उसकी अज़मत के इजहार और खिदमतों अतात के लिए मखसूस कर दी गई है। लेकिन दुनिया में ऐसे बदनसीब लोग भी मौजूद हैं, ऐसी बदनसीब औलाद भी पाई जाती है जो माँ पर भी हाथ उठाकर जहन्नुम का टिकट खरीद लेते हैं। ऐसे ही वाक़या पेश आया जी लाहौर के इलाके इस्लामपुरे में, जहाँ एक बदनसीब बेटे ने माँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। पैसों के लालच ने खून को सफ़ेद करके रख दिया कि इकलौता बेटा ही माँ का जानी दुश्मन बन गया। पैसे ना देने पर लोहे के रॉड मार मार कर माँ का सर फाड़ दिया, लहू लोहान कर दिया, बाजू और टांगे तोड़ दी उस बूढ़ी माँ की। दुखी माँ की फरियाद है कि बेटा जानी दुश्मन बन चुका है, उन्हें किसी इदारे में शिफ्ट कर दिया जाए, उन्हें किसी ओल्ड एज होम भिजवा दिया जाए। अहले मोहल्ला की जानिब से भी कहा गया है कि मुल्जिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मुतालबा सामने रखा जा रहा है। पुलिस ने मुतासरा खातून के 27 साला बेटे सैयद उस्मान शाह को हिरासत में भी ले लिया है और जख्मों से चूर माँ का क्या कहना है आपको वो सुनाते हैं। पहले रहना नहीं चाहती,
मेरी ये रज़िया اس کے ساتھ رہوں گی. میرے چھوڑ بڑے اچھے تھے, وہ کہتے تھے چلو شرارت سے معاف کر دو, بچہ ہے. اب کب تک میں معاف کروں؟ اب یہ دیکھو میرے ہاتھ میں یہ سب ہو گیا. ایک دن میرے گھٹنے توڑا تھا کہ نہ یہ گھٹنے ہوں گے نہ تو چلے. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے چند روپوں کا لالچ انسان کو حیوان بنا دیتا. میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے ان اماں جی کی بات سننے کے بعد کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہیں کہ انہوں نے اتنی اچھی زندگی گزاری اور اب جبکہ ان کی اولاد کو ان کو سنبھالنا چاہیے تھا اور اب وہ بیچاری بے بس ہو کر بستر پر ہیں اور ان کا اکلوتا بیٹا جن کے لیے انہوں نے پوری زندگی پہ نہ جانے کیا کیا کچھ قربان کیا ہوگا. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے. پروفیسر ڈاکٹر شہباز حسن صاحب ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, اور رافع رفیق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں. آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر, یہ والدین کی عزت و تکریم کی جب ہم بات کرتے ہیں, قرآن حکیم میں اتنے واضح احکامات ہیں, ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے, اس کے باوجود ہمارے معاشرے کے یہ رویے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور اس طرح کے واقعات معاشرے میں عموماً ہوتے رہتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کی فطرت ہے, ایک تو انسان اس سے دور ہٹ رہا ہے, اور اسلام کی تعلیمات بھی چونکہ فطرت کے مطابق ہیں اور فطرت ہی کی طرف دعوت دیتی ہیں, اس لیے وہ آدمی جو صحیح فطرت پر قائم ہوگا وہ کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ کوئی بھی کسی کا مذہب ہو, ظاہر ہے ماں ہے تو اس کا جو ایک رشتہ ہے, ایک خونی رشتہ ہے, اس کا احترام تو موجود ہے, ہر مذہب کے اندر بھی موجود ہے, اور جہاں مذہب کے ماننے والے نہیں بھی ہیں ان کے ہاں بھی یہ احترام پایا جاتا ہے. تو جب انسان کی فطرت مسخ ہوتی ہے, وہ سوسائٹی کی وجہ سے ہو سکتی ہے, جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, یعنی اپنی اصل نیچر پر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں, یا مجوسی بنا دیتے ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ جس انوائرمنٹ میں رہتا ہے اس کے اثرات اس کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ جو اسلام پورے کا واقعہ ہے, یہ دیکھیں آپ, محلہ بھی اسلام پورہ ہے اور یہ پاکستان ہے اور دارالحکومت اسلام آباد ہے. وہاں اس قدر ہم فطرت سے بھی دور ہیں اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس سے بھی دور ہیں. تو جو شخص ماحول کی وجہ سے, اب یہ واقعہ جو ہے اس میں یہی ہے, اب دیکھو نا پیسے مانگنے والی بات ہے, وہ ظاہر ماحول سوسائٹی کا تقاضا ہوتا ہے, اس کے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں, کچھ ڈیمانڈز ایسی رکھتے ہیں, پھر وہ اوپر دیکھتا ہے کہ باقی لوگ اس طریقے سے رہ رہے ہیں اور مجھے وہ جو لیونگ سٹائل ہے وہ دستیاب نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے, اپنی خواہشات کے آگے جانور بن جاتا ہے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ تعلیم دی کہ انظروا الی من هو اسفل منکم, آپ اوپر دیکھنے کے بجائے جو آپ سے نیچے ہیں ان کی طرف دیکھیں, جن کے پاس دنیا کی سہولیات کم ہیں, وسائل زندگی کم ہیں, جو آپ سے زیادہ مشکل میں رہ رہے ہیں, ان کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو حوصلہ آئے گا. ورنہ اگر آپ دیکھیں اسلام کی تعلیمات میں تو 7 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے, اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. کیا بات اور ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور والدین ہمارے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے. تو جو اصل خالق ہے اس کی بندگی کرنی ہے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا, اور جو پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب ہیں ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. اور یہاں چونکہ بات مانگ کی چل رہی ہے, قرآن مجید نے خصوصی حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے کہ جہاں یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, وصینا الانسان بوالدیہ وصینا الانسان بوالدیہ, وہاں ساتھ والدین میں سے, حالانکہ والدین میں ماں بھی ہے باپ بھی ہے, لیکن ساتھ پھر خصوصی طور پر والدہ کا ذکر کیا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین, کہ اس کی ماں اسے اٹھائے رکھتی ہے کمزوری در کمزوری پر. اور دوسری آیت کریمہ میں ہے کرہن کے الفاظ ہیں, یعنی مشقت اس کو اٹھانا پڑتی ہے بچے کی ولادت کے سلسلے میں, اس کی فیڈنگ کے سلسلے میں. پروفیسر بڑی خوبصورتی سے آپ نے اہمیت بھی ہمارے والدین کی خاص طور پر ماں کی بیان کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا واپس آ جی. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر والدہ کا ذکر کیا ہے.
यानी वालिदैन दोनों का मकाम मरतबा उनके साथ उसने सलूक करना है, बेशक। लेकिन खुसूसी तौर पर वालिदा का ख्याल रखना है। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, ये हम किस तरफ जा रहे हैं? ये इंसान के अंदर जो छुपा हुआ जानवर है वो इतना उस पर हावी हो जाता है कि वो माँ जैसी एक अजीम हस्ती, और फिर बच्चों को पता भी है कि सारी माएँ उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती हैं। जी देखिए, डेफिनेटली पहले तो मैं कंडेम करूंगी जो भी इस किस्म के एग्रेसिव एक्ट्स हैं। इसमें देखिए मल्टीपल लेवल्स पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह का जो बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर, एक्सट्रीम एग्रेशन हम इसको कह सकते हैं। देखिए आम बंदे के साथ एक बंदे को गुस्सा चढ़ता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, वो उस पर गुस्सा निकालता है, तो वो कोई इतनी आउट ऑफ द ब्लू बात नहीं है। लेकिन एक माँ जिसके साथ उसकी पहली बॉन्डिंग स्टार्ट होती है और वो सोशलाइजेशन की पहली सीट होती है उस बच्चे के लिए, और एक बिटर्नल इंस्टिंक्ट होता है, वो उसको जो है बायोलॉजिकली उसकी नीड्स पूरी करती है, तो ये एक बिहेवियर अगर हम अंडरस्टैंड करें तो ये सिर्फ एक लेवल पे एक्सप्लेनेबल नहीं है। इसमें आप देखें कि पहली बात ये है कि आजकल का माशरा, जो हमारे फैमिली यूनिट हैं वो बहुत चेंज होने शुरू हो गए हैं। पहले एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अब हम आ गए हैं न्यूक्लियर फैमिली की तरफ। बच्चे को शायद अब हमें नहीं पता कि इसकी केस स्टडी में क्या है, ये एक एग्जाम्पल है एग्रेशन की, फ्रस्ट्रेशन की, जो कि उसने अपनी माँ की तरफ शो किया है। हो सकता है कि वो लाइफ में बचपन में उसके साथ कोई ऐसे वाकयात हुए हो, निगलेक्टेड पेरेंटिंग हो, या उसको प्रॉपर तवज्जो नहीं दी गई हो बचपन में। फिर भी तरह से आप ये देखिए कि किसी भी तरह से हम इसको जस्टिफाई तो नहीं, मैं वो ये जो मर्जी कर ले, लेकिन आप अच्छा बुरा तो आप जानते ही हैं जी ना? उसमें ये है कि देखिए इसमें केस में हमारे कुछ ऐसी टेंडेंसीज बच्चों में डल जाती हैं, जैसे कि साइकोपैथिक और सोशियोपैथिक टेंडेंसीज, जिसमें उस शख्स को ये पता नहीं चलता, कोई गिल्ट नहीं रहता उसको अपनी गलत हरकत के लिए, कोई रिमोर्स नहीं होता, कंडक्ट प्रॉब्लम होती है, और ऐसे लोग बड़ी इजीली ये काम कर सकते हैं। आप देखें ना कि आम बंदा इस तरह का कोई एक्ट नहीं करेगा जो शऊर जिसके अंदर है या जिसमें कोई साइकोपैथोलॉजी नहीं है। ये तो प्योर क्लियर कट केस ऑफ साइकोपैथोलॉजी लगता है। इस शख्स के अंदर बहुत सी मल्टीपल लेवल्स के ऊपर जो है मेंटल हेल्थ कंसर्न्स नजर आ रही हैं, और ये कंसर्न्स जो हैं वो क्लियरली शो कर रही हैं कि इस शख्स के अंदर इमोशनल रेगुलेशन नहीं है। यानी ये कि गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्से को किस तरीके से सब्लिमिनेट किया जाता है, गुस्से को किस तरह सोशली कल्चरली जो अडेप्ट किया जाता है, वो चीज़ें वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल एरियाज होते हैं। जब आप पैथोलॉजिकल हो जाते हैं तो ये कंट्रोल एरियाज भी जो हैं वो भी इस तरह डिरेल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से एग्रेशन की एक्सट्रीम फॉर्म, मतलब इससे ज़्यादा एक्सट्रीम फॉर्म मुझे खुद नहीं समझ आ रही कि कोई हो सकती नहीं हो सकती। प्रोफेसर सर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे माशरे की तरबियत पे भी लग रहा है कि हम किन रास्तों पे जा रहे हैं। आइए, पहला वाकया नहीं है, कई ऐसे वाकयात हैं जिनमें बदकिस्मत औलाद है जो अपने वालिदैन, जिनको इस्लाम ये कह रहा है कि उनको उफ तक ना कहो, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह के वाकयात पे दर पे हो रहे हैं। जी, मैंने यहाँ अर्ज़ किया ना कि इंसान की जो सोसाइटी है उसके असरात उस पर वाक़ होते हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसालों के साथ इसकी वजाहत फरमाई है कि एक आदमी अगर अच्छी सोसाइटी में रहता है, उसके दोस्त अहबाब अच्छे हैं, तो उसके असरात मुरतब होंगे। और आपको मालूम है कि बच्चे ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं माहौल के जो असरात होते हैं, तो इसलिए अगर बचपन से ही इस्लाम की जो सुनहरी तालीमात हैं, जैसे कुरान की तालीमात का भी हम जिक्र कर रहे थे, आपने भी एक आयत करीमा का इशारा किया कि ला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा, कि उनको आपने उफ़ तक नहीं कहना और उनको झिड़कना नहीं है। ये उफ़ तो बिल्कुल एक मामूली नाराज़गी की बात होती है ना, मामूली सी नाराज़गी जो है जिसमें चेहरे पर शिकन पड़ जाती है और नागवारी का इजहार आदमी चेहरे के इंप्रेशन से करता है, उसकी भी इजाज़त नहीं है, झिड़कने की इजाज़त नहीं है, मारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और नबी इस्लाम ने तो एक मौके पर यह भी फरमाया था कि अंत व मालो का ले अबी का, तू भी और तुम्हारा माल भी तुम्हारे बाप का है। मतलब ये कि तुम्हारा अपना वजूद तुम्हारे वालिदैन की वजह से है, तुम्हारे वालिदैन ना होते तो तुम्हारा तो वजूद ही नहीं था। इसलिए हमें ये कहा गया है कि नरम दिली से पेश आना है, आजिज़ी के साथ पेश आना है, और ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इस्लाम इस बात की इजाज़त दे सकता है कि कोई आदमी वालिदैन के सामने अकड़े और ऐसा इजहार करे कि शायद कोई वो बड़ा है या उनका मोहताज नहीं है या उनका कोई मोहसन है, सारी ज़िंदगी भी अगर वालिदैन की खिदमत करता रहे तो वो उनका एहसान अदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहबा, मुझे अब ये बताइए कि ऐसे बनेगी हमारी फलाही रियासत कि वो माँ जी खुद बता रही हैं कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे किसी ओल्ड एज होम में ले जाएं। कितने हमारे गवर्नमेंट के फलाही रियासत के इदारे होंगे जो अभी तक उनके साथ माँ जी से मिलने गए होंगे? कितनी हमारी NGOs होंगी जो कि, कितने हमारे विमेन एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट है, हमारी विमेन
एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ विमेन प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट्स मौजूद है, कितने गए? कल से किसी ने रुख नहीं किया कि वहां जाके उनसे पूछें या फिर उनको किसी मुनासिब जगह पे शिफ्ट कर दे जब वो खुद ये डिमांड करेंगे कि मैं यहाँ रहना नहीं। देखिए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। पहली बात तो ये है कि इस बिहेवियर को ये एक सेकंड स्टेप है। पहला बात है कि कंडेम किया जाए, जो उस इलाके के लोग हैं वो इस चीज को ओपनली कंडेम करें। देखिए, बहुत से लोग खड़े हो जाते हैं बिजली पानी के लिए, तो क्या माँ के हकूक के लिए हम एज ह्यूमन बीइंग्स क्यों नहीं सामने आ सकते? हम क्यों एनजीओ का वेट? हम हकूक के लिए आएंगे ना 8 मार्च को औरत के दिन पे। उससे पहले कोई उससे पहले नहीं। देखिए, आपका मोहल्ले के लोग उठे, हमारे आलम दीन उठे, हमारी माएँ उठे, हमारी बेटियां, हमारे बेटे उठे और इस बिहेवियर को कंडेम करें। आप अपने उस इलाके के 4 लोग खड़े होकर कंडेम करें तो देखिए मीडिया भी आएगा, उसके बाद डिफरेंट फलाही अदारे भी आएंगे, मगर अदारों की बात तक पहुंचे क्यों हैं हम? पॉइंट इज कि हमारा माशरा इतना क्यों खराब हो चुका है? बेहिस्सी की एक रीजन मैं आज ओपनली एक फोरम पे बात करूंगी कि हम लोगों ने जो हमारे 50 साल पहले पेरेंटिंग स्टाइल्स थे वो बहुत डिफरेंट हो गए। अब हम बच्चों को बहुत ज्यादा लिवरेज दे रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। जी, हम बच्चों को जब बहुत ज्यादा उनकी मर्जी के मुताबिक या हम उनकी हर अच्छी बुरी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, जब हम उनको किसी चीज के ऊपर रोक टोक नहीं करते, जब हम उन्हें दीन से दूर करते हैं, या हमारी दूरी है, बेसिकली बच्चा दूर नहीं होता, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छे अखलाक, अच्छे माशरे में जब आप छोटे होते एक बच्चा गाली देता है पेरेंट्स को, वो तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी छोड़ो ये बड़ा प्यारा लग रहा है। अगर इसी तरह के हम उनको जो मैसेजेस देते हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि सूडो मैसेजेस हैं, कि बच्चे को एक तरफ कहते हैं गलत काम है और जब वो करता है तो उस पर हम खुश हो रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा ही है, जब बच्चे होते हैं तो ये सब कुछ मामलात होते हैं, लेकिन हम कहते हैं एक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ना, जब हम सोसाइटी में देखते हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो एटलीस्ट हमें इतना शऊर जरूर आता है कि हमारा ये जो दिल है ना, ये हमें बताता है कि कौन सी चीज गलत है, कौन सी चीज ठीक नहीं है। हमारा ज़मीर हमें एक बार मलामत जरूर करता है गलत चीज पे, चाहे हम उसे माने या ना माने। तो ये मामला जितनी भी मजम्मत की जाए, मेरा ख्याल है इस तरह के तमाम केसेस की कम है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मैं अपने दोनों मेहमानों का कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए और इतने अहम मामले पे बात की। नाज़रीन, कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ कोरोना वायरस की सूरत हाल की भी हमने बात करनी है, क्योंकि मुसलसल ख़तरनाक सूरत हाल होती जा रही है, मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्रिटिकल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुसलसल अमवात की शरह बढ़ती जा रही है। अभी क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बताइए, क्या सूरत हाल है इस वक्त राहिल सैयद? कोरोना वायरस की कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, कितनी अमवात रिपोर्ट हो रही हैं? सीधा मुनीर, कोरोना वायरस के जो केसेस की तादाद में हम देखते हैं वो इजाफा जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। अगर हम इसकी पहली और दूसरी लहर का आपस में जो है तकाबले जायज़ा करें तो हमें ये जो शरह है वो बढ़ती हुई जो है महसूस होती है। अगर मैं आपको ये बता सकूं कि जो पिछली लहर का अगर हम जो है बात करें मार्च और अप्रैल में, तो सिर्फ तकरीबन 6000 के करीब जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए थे और 105 जो है वो अमवात हुई थी। और मजमूई तौर पर जो है वो पहली लहर मार्च से लेकर जो है सितंबर तक उसमें 99,000 के करीब जो है वो केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि 22,033 जो है वो अमवात जो है वो रिकॉर्ड की गई थी और इसमें शरह अमवात जो थी तकरीबन 2.24% जो है वो बनती है। लेकिन अगर हम दूसरी लहर का मुकाबला करें जो अक्टूबर से नवंबर तक में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 2 महीने में 19,500 जो है वो केसेस जो है वो सामने आ चुके हैं और अमवात की जो अमवात हैं वो 758 जो है अमवात हो चुके हैं और शरह अमवात जो है वो 3.63 है, यानी कि 1%, 1.25% जो है वो शरह अमवात पिछली लहर की निस्बत जो है वो बढ़ चुकी है। मगर इसके बावजूद जो हम देखते हैं अवाम का जो रद्द अमल है इस हवाले से वो बड़ा गैर संजीदा है। पूरा जो अगर हम टेन्योर पहली लहर का देखें तो मार्च से लेकर सितंबर तक 99,000 केसेस आए थे, जिसमें जून में सबसे ज़्यादा जो केसेस थे वो 50,000 आए थे और पहले 2 महीने में मार्च अप्रैल में सिर्फ 6,000 केसेस थे, जबकि अब अक्टूबर से नवंबर में 2 महीने में 19,500 केसेस हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तेज़ी से के साथ जो है वो कोरोना बढ़ता जा रहा है और शरह अमवात में भी जो है वो इजाफा हुआ है, जो तकरीबन 2.24% से बढ़कर 3.63% पर जो है वो पहुँच चुकी है। हुकूमत की जानिब से जो है इकदाम भी उठाए जा रहे हैं, शहरियों को मुसलसल कहा जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला जो है वो बरकरार रखें, लेकिन शहरियों की जानिब से गैर संजीदा रवैया जो है वो देखने में आ रहा है। और अगर हम बाजारों का रुख करते हैं और आप दिन भर हम ये रिपोर्टिंग करते हैं कि शहरियों की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से और आम पब्लिक। बताइए कि अभी आप भी किसी हॉस्पिटल के बाहर ही मुझे लग रहा है कि आप मौजूद हैं, अस्पतालों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? कितने % पेशेंट वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं? क्रिटिकल पेशेंट्स की क्या तादाद चल रही है?
جی جو ہسپتالوں کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب میں جو لاہور میں جو ہے میو ہسپتال ہے، اس کے علاوہ پی کے ایل آئی ہے، اور حکومت نے جو فوری طور پہ جو ہے وہ ایکسپو سینٹر میں بھی جو ہے وہ بیڈس لگا دیے ہیں تاکہ جو بڑھتی شرح ہے اس حوالے سے اس پہ جو ہے قابو پایا جا سکے۔ سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ میو ہسپتال میں جو ہے رپورٹ ہو رہی ہے کیونکہ سب سے بڑا بہت مرکز بھی شکریہ راہیل سید، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، ڈیٹیلز آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ میو ہسپتال کو اس وقت مختص کیا گیا ہے۔ اگر آپ میں بھی کسی بھی طرح کی کوئی کرونا کی علامات ہیں، آپ کو سانس لینے میں دقت ہے یا پھر جو بھی ماہرین کی جانب سے بتائے جاتے ہیں، تو فوری طور پر آپ نے میو اسپتال میں رپورٹ کرنا ہے، وہاں جا کے اپنا ٹیسٹ کرانا ہے۔ ناظرین مجھے آپ نے اجازت دینی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ کل صبح 9:05 پر پھر سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے آپ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔